सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोगों का जो सेशन है वो साइंस का है और साइंस में आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में जो पूछा गया है सीधा का सीधा लूसेंट से आया है और मैं उसका प्रमाण लेके आया हूं कि बिहार पुलिस में सीधा डायरेक्ट कैसे पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछे गए हैं। तो पारा से पूछा गया था और पारा में यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्टली पूछा गया है कि पारा जो है ना लोहा के पात्र पर रखा जाता है क्योंकि ये लोहे के साथ क्या है अमलगम नहीं बनाता है। तो ये बिहार पुलिस में पूछा गया था कि कौन धातु है जो पारे के साथ अमलगम नहीं बनाता। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि पारा के साथ अमलगम नहीं बनाता है कौन, लोहा। तो ये हम कह सकते हैं कि बिहार पुलिस डायरेक्टली लूसेंट से उठा करके पूरा का पूरा साइंस पूछा है। दूसरा प्रमाण मैं लेके आया हूँ, दूसरा प्रमाण भी मैं लेके आया हूँ। देख लीजिए यहाँ पे धातु अधातु, यहाँ हाइड्रोजन से पूछा है। हाइड्रोजन से पूछा है कि भाई भविष्य का ईंधन के बारे में नहीं पूछा, इसमें पूछा था कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये पूछा था कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के बारे में जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन जो है ना शून्य होता है। देख लीजिए हाइड्रोजन के बारे में लिखा गया है, पूरा गर्म किया जाता है, ये पूरा हाइड्रोजन के बारे में जानकारी है और यहीं पे कहीं पे आपको मिल जाएगा, इसी पेज में है। और देख लीजिए पेज नंबर हम आपको बता देते हैं, पेज नंबर 134 है। 134 से वो पूछ दिया। पेज नंबर यहाँ पे देख लीजिए, पेज नंबर 132 है, 132 से पूछ दिया। इस तरह से कह सकते हैं कि अगर 2 पेज पढ़े रहते तो कितना हो जाता, 2 नंबर कन्फर्म। तो कन्फ्यूजन कहीं नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि आप अगर केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स या कोई भी चीज़ अगर लूसेंट से आप पढ़े हैं तो 100% है कि आपको वही से आएगा। हाइड्रोजन के बारे में पूछा था कि हाइड्रोजन में क्या, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन एक समस्थानिक में एक समस्थानिक H1 और ये होता है जिसमें 1 से 1 घटाने पर 0 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में नहीं होता है आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, तब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना सेशन कि हाइड्रोजन के बारे में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे ये सारी चीज़ ऑलरेडी हाइड्रोजन के बारे में ही दिया है, लेकिन हम तो अब शुरुआत कर रहे हैं आपका। एक चीज़ और जान लीजिए कि एक चीज़ और पूछा था आपको, इसी केमिस्ट्री से ही पूछा था। ये बोला था टेफ्लॉन के बारे में पूछा था। ये भी देख लीजिए, नॉन स्टिक कुक बर्तनों में किस चीज़ का लेप लगाते हैं, तो टेफ्लॉन का, ये चीज़ पूछा था। तो ये सारे चीज़ आपको हम प्रमाण दिखा दिए हैं कि भाई ये क्या कितने नंबर पेज में पूछा है। यहाँ देख लीजिए पेज नंबर आपका यहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा दूं यहाँ 147। तो कह सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा लूसेंट से ही आ गया। अब जो लूसेंट पढ़ के गया होगा 100% पूरा का पूरा सॉल्व करके साइंस आया होगा, गलती नहीं किया होगा। नहीं तो जो नहीं पढ़ के गए होंगे वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं साइंस से में गलती कर लिए होंगे। तो हम इसीलिए हमारा विचार है कि हम क्यों ना पूरा लूसेंट को बढ़िया से देख जाए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा लूसेंट को देख जाएं। और पूरे लूसेंट के देखने का मतलब है क्या देखें और क्या छोड़ें, यही चीज़ हम आपको बताएंगे। तो रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर लेके आए हैं हम, और रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है ये पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि रसायन विज्ञान के बारे में पूछा जाता है कि ये जो है ना ये किस भाषा का शब्द है। तो ये कीमिया से लिया गया है, मतलब ये मिस्र से उत्पत्ति हुआ है इस भाषा का। यह उत्पत्ति स्थान पूछ दिया जाता है कि रसायन जो शब्द है वो किन शब्दों से उत्पत्ति हुआ है, तो मिस्र के शब्दों से उत्पत्ति हुआ है, कीमिया से ये बना हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिए, जिसका अर्थ काला रंग होता है। तो ये इतना बात आपको यहाँ से जानकारी ले लेना चाहिए। दूसरा बात, इसकी जो जनक माने जाते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये के माने जाता है, ठीक है। लेवाजियर जिसको बोलते हैं, लेवाजियर को माना जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम तैयारी करने चलते हैं तो उस समय जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम कलर कर देते हैं, और कलर करने के बाद जब एग्जाम होता है तो सबको देख के जाते हैं। तो यही चीज़ हम आपको बताएंगे सिर्फ, और इसी से हम टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट में आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो 2 चीज़ों को हमने सीखा, एक तो ये मिस्र का भाषा मिस्र है, और दूसरी बात है कि इसका अर्थ होता है काला रंग, और तीसरा आपका ये इसका जनक कौन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक। अब हम आपको बता दें कि रसायन विज्ञान में आपको सिर्फ 8 चीज़ पढ़ने हैं। सिर्फ 8 चीज़ कौन कौन पढ़ने हैं? एक तो भौतिक रसायन पढ़ना है, दूसरा अकार्बनिक रसायन पढ़ना है, तीसरा कार्बनिक रसायन पढ़ना है, चौथा औद्योगिक रसायन पढ़ना है, पाँचवा जैव रसायन पढ़ना है, उसके बाद कृषि रसायन पढ़ना है, औषधि
औषधि रसायन पढ़ना है और विश्लेषिक रसायन पढ़ना है। तो ये 8 चीज़ अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम रसायन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि हम आपको दिखा दिए हैं कि बिहार पुलिस में 3 के 3 क्वेश्चन लगातार 1 2 3 ऐसे करके पृष्ठ वाइज आ गया है। तो ऐसे में ऐसे ही प्रश्न आपको आ जाएंगे और पूरा का पूरा 3 प्रश्न जब हमको 1-2 पेज से मिल जा रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि पूरा साइंस पढ़ेंगे तो इसी से आएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट पूछ दे, तो सबके लिए होता है। तो हम पहला पढ़ेंगे आपको, या सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि है क्या क्या, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो भौतिक रसायन में क्या होता है, इसमें सिद्धांतों का वर्णन है, मतलब इसमें जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, हर चीज़ के सिद्धांत बताए जाएंगे। उसके बाद है अकार्बनिक रसायन में क्या बताए जाएंगे, तो इसमें अकार्बनिक तत्वों को बताया जाएगा, उसके यौगिक को बताया जाएगा। कार्बनिक रसायन में कार्बनिक तत्व और कार्बनिक यौगिक के बताए जाएंगे। उसके बाद है औद्योगिक रसायन में क्या चीज़ बताए जाएंगे, तो औद्योगिक रसायन में हम पढ़ेंगे पदार्थों का बृहद परिणाम, मतलब पदार्थ के क्या क्या परिमाण होते हैं। और उसके बाद है क्रियाओं, नियम क्या है उनके, ठीक है, अभिक्रियाओं कैसे करते हैं, इस सारे की जानकारी हमको इसमें औद्योगिक रसायन में मिल जाएंगे। जैव रसायन के अंतर्गत हमको क्या जानकारी मिलेगा, तो जीवधारी के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया, जंतु और वनस्पति कैसे एक दूसरे से अभिक्रिया कर रहे हैं और किस तरह से मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, इन चीज़ों के बारे में हम जैव रसायन को समझते हैं। उसके बाद कृषि रसायन के बारे में पढ़ेंगे। कृषि रसायन में हम जीवाणुनाशक के बारे में, मृदा के बारे में, उसके संगठक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे चीज़ के बारे में हमको कृषि रसायन जानकारी दे देता है। औषधि रसायन का मतलब होता है कि दवा से संबंधित चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जैसे दवा, कौन दवा किस में काम आता है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद है विश्लेषिक रसायन में हमको क्या बताया जाएगा, तो विभिन्न पदार्थों की पहचान किया जाएगा, उनके आयतनों का पहचान किया जाएगा, उनकी मात्रा अनुपात बताया जाएगा। तो ये सारे चीज़ पढ़ लीजिएगा तो पूरा रसायन से आप कंफर्म हो जाएंगे। तो हम आप भौतिक रसायन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले भौतिक रसायन में जो है आपका पदार्थों की अवस्था दिया गया है। भौतिक रसायन में पदार्थ की अवस्था, तो आप सभी पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्था होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। इन चीज़ों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है, 5वीं अवस्था भी होती है। इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, संसार की सभी वस्तुएं द्रव्य अर्थात पदार्थों से बनी हैं, द्रव्य से बनी है। और द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। जितनी भी द्रव्य किसके अंतर्गत, द्रव्य में क्या आता है, ठोस। जैसा कि हम पढ़ाए भी थे लुसेंट, तो आपको बताए थे कि द्रव्य में आते हैं ठोस आते हैं, द्रव आते हैं और गैस आते हैं। सारे के सारे वस्तु किससे बने हैं, ठोस, द्रव और गैस से बने हैं। दुनिया के हर चीज इसी तीनों चीज से बना हुआ है। तो ये यहाँ पे लिखा भी है नोट में, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि दुनिया की सारी वस्तु किससे बने हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। यहाँ बोला है भौतिक अवस्था के आधार पर उदाहरण दिया है, यहाँ पे बोला है ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। रासायनिक संगठन के आधार पर हम तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बताएं तो ठोस, द्रव, गैस बताएंगे, लेकिन रासायनिक आधार पर हम अगर बताना चाहे तो तत्व, यौगिक और मिश्रण को पढ़ते हैं रसायनों में। अब यहाँ पे देख लीजिए, भौतिक अवस्थाएं बताए गए हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो क्या सर हम इस सबको पढ़ेंगे, तो नहीं, ठोस, द्रव, गैस हमको पता है ऑलरेडी, हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठोस के बारे में कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखना होता है। ठोस के बारे में क्या चीज़ें ध्यान रखने की, उनके एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सारे क्या है, ठोस हैं, ठीक है। और इसके कुछ क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को ध्यान में रखना है। क्रिस्टलीय जालक होता है ये ठोस, क्या होता है, क्रिस्टलीय जालक। अंतराण्विक बल होता है, इसमें अंतराल कंपन करते रहते हैं, मतलब ये अंतराण्विक बल, इस अंतराण्विक अंतराल होते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा, वो कम मात्रा में होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठोस का कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं। ठोस का कण पूछ दिया जाएगा कि किसका कण आपस में ज़्यादा नज़दीकी से बने हैं, तो वो ठोस का कण है। मतलब ये ठोस है तो ठोस के जो कण होंगे सटे सटे होंगे, क्या होंगे, सटे सटे। लेकिन यही द्रव के कण बताया जाएगा तो उससे थोड़ा हटा हटा, गैस के कण उससे भी ज़्यादा हटा हटा होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि किसके कण ज़्यादा सटे होते हैं और किसके कण ज़्यादा हटे हुए रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसी कारण से ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर आप घेरा लगा लेंगे कि भाई इनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, आकार और आयतन निश्चित होते हैं। वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि निम्न में किसका आकार आयतन निश्चित है, तो उस समय ठोस, द्रव, गैस ना हो करके उस समय दे देगा जल दे देगा, उसके बाद एलपीजी दे देगा, उसके बाद आपको उस लकड़ी दे देगा। अब उस समय आपको ध्यान रखना है कि किसका जो है ना आकार और आयतन निश्चित है, तो हम लकड़ी को लगाएंगे। किसका लगाएंगे, लकड़ी का। जल का नहीं होता है और गैस का नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, एलपीजी लिखे हैं, ठीक है, एलपीजी।
क्या हो गया? अच्छा चलिए, लड़की लिखा गया होगा तो लकड़ी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गया। चलिए आगे आगे देख लीजिए। क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक के रूप में काम करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टलों की एक नियमित ज्यामितीय आकृति बन जाती है। मतलब इसका नियमित आकृति बनने का मतलब है, इसका आकार निश्चित होने का क्या मतलब है? क्यों आकार निश्चित है? आकार निश्चित होने का मतलब है कि क्रिस्टलीय ये जालक है, जिसके कारण ये आकार निश्चित कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड बहने वाला द्रव है, ये आपको पता है पहले से भी, जैसे में पानी हो गया, तेल हो गया, शराब हो गया, ये सारे क्या है? लिक्विड है। और दूध भी अगर हो गए, तो इनके जो है ना आकार जो होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इनके आकार निश्चित नहीं होता है, ये कहीं पर लिखा है, आप उसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये आकार निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन आयतन इनके निश्चित होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम 1 किलो इतना, तो काफी कम हो जाएगा, उसको अधिक बढ़ा थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है कि द्रव के बारे में सर हम क्या ध्यान रखेंगे? तो द्रव के बारे में आकार के बारे में ध्यान रखिए। आकार इसका निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। 1 लोटा पानी को अगर रखना चाह रहे हैं आप, मतलब 1 लीटर है ये, और 1 लीटर का अगर कोई वस्तु दूसरे वस्तु है तो उसमें आप रख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं 1 लीटर का गिलास भी हो सकता है, तो गिलास में भी रखिएगा तो आ जाएगा। तो आयतन तो निश्चित हो गया, लेकिन आकार निश्चित नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से लोटा में रखे थे, गिलास में रख दिए, तो जिस रूप में रखेंगे वो वही रूप पकड़ लेता है। इसीलिए इसके आयतन निश्चित हैं, आकार निश्चित नहीं है। और उसके बाद गैस में, तो गैस में भी आपको वही बात ध्यान रखना है, इसमें ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होते हैं। इस बात को ऑलरेडी पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, ज़्यादा विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ चर्चा करने की ज़रूरत होगा वहाँ करेंगे। ये बोला है, ये सारे गैस ही की बात दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें गैस में जो है आपको दो चीज़ें, एक ही चीज़, आकार और आयतन के बारे में ध्यान रखना है। आकार के बारे में और आयतन के बारे में कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है, 100% निश्चित नहीं होता है। जिस आकार में हम रखना चाहेंगे उस आकार में रख देते हैं, और जितना मतलब कहने का मतलब है आयतन इसका निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़ा बर्तन में भी अगर 1 किलो रखिएगा तो पूरा में रहेगा, और छोटा बर्तन में भी रखिएगा, अगर 1 किलो वाला में भी रखिएगा तो वो पूरा में रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका आकार आयतन निश्चित नहीं है, ठीक है। और इनके अणु जो है अलग अलग रहते हैं हमेशा। पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि आपको पता है कि पदार्थ जो है ना, कभी ठोस से गर्म करने पर ठोस से क्या हो जाता है? द्रव, द्रव से हो जाता है गैस, फिर गैस से ठोस, ठोस से द्रव, इस तरह से भौतिक अवस्थाएं चेंज होते रहते हैं। पदार्थ की चौथी और पाँचवीं अवस्था, चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा आपको याद रखना चाहिए, और पाँचवीं अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंसेंट कहते हैं, ठीक है, कंसेंट कहा जाता है पाँचवीं अवस्था। अब हम जानेंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पर संसार में समस्त पदार्थों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो तो भौतिक अवस्था, मतलब मैंने प्राकृतिक चीज़ को बता दिया है, अब हम रासायनिक चीज़ को बताएंगे। मतलब रसायन के आधार पर अभी हम बोले हैं कि पदार्थ को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, एक तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है, और तीसरा मिश्रण होता है। तो तत्व के बारे में पढ़ें, तो तत्व जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व को हमको जान लेना जरूरी है। पृथ्वी पर ये सारे तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जैसा कि आप भूगोल पढ़े हैं तो उस समय भी आपकी जानकारी दी गई थी। ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होगा। आगे के एग्जामों में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि निम्न में कौन सा ज़्यादा है, तो कौन सा ज़्यादा है, यहाँ के 3 छोड़ दिए जाएंगे और यहाँ इसकी बीच में उठा लिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसका सीरीज हमको ध्यान रखना जरूरी है। आप कोई ट्रिक बना लीजिए और उस ट्रिक के आधार पर आपको इसको याद रखिए, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। पहले ओ है, तब एस है, तब ए है, तब उसके बाद है क्या है? एल है, ठीक है। ओसल को याद कर लीजिए, इसको ओसल लिख लीजिए, ओसल, ओसल, ठीक है। इस तरह से 4 याद हो गए, ओसल पहले आते हैं, फिर उसी तरीके से नीचे से 4 को बना लीजिए, बीच वाला को याद कर लीजिए। इस तरह से तरीका होता है जिससे हम याद कर पाते हैं। ओसल लिख लेने के बाद आपको ध्यान रहेगा कि ओसल में क्या क्या आ रहा है, ओ एस ए एल आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ एस ए एल आ रहा है। ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, एस से हो जाएगा सिलिकॉन, ए से हो जाएगा एल्युमिनियम, एल से हो जाएगा लोहा। ऐसे करके ध्यान में
रखा जाता है। कोई चीज़ हमको हर चीज़ अगर याद नहीं रहते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा सा तरीका से याद रखते हैं। और इसका परसेंटेज वाला सबसे ज़्यादा वाला को याद कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है। पृथ्वी के में सबसे ज़्यादा अगर तत्व कौन सा पाया जा रहा है तो ऑक्सीजन पाया जा रहा है, वो कितना पाया जा रहा है, ठीक है। और कम मात्रा में तो आपको ध्यान रखना है, कम मात्रा वाला पूछा नहीं जाएगा, दूसरे नंबर तक आप ध्यान में कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन संरचना के अनुसार तत्व का जो है ना पदार्थ जो है ना इलेक्ट्रॉन के आधार पर आधारित है, ये चीज़ बोल दिया है। 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक धातु होता है, एक अधातु होता है, ठीक है। धातु और अधातु। तो धातु और अधातु, धातु जो है ना सुचालक होता है और अधातु सुचालक नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। धातु में आता है तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का धातु है। और अधातु के अंतर्गत आपको जो है विभिन्न प्रकार के चीज़ आते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या है, अधातु के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूछा गया कि निम्न में कौन अधातु है, ये क्वेश्चन भी आया है सीधा का सीधा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हम अगर पूरा खोजें तो लगभग सारा केमिस्ट्री यहीं से पूछा गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमको लुसेंट पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें बोला है कि कौन अधातु है, तो धातु अधातु पर आपको गौर कर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे सामान्यतः शरीर में जो हमारा तत्व पाया जाता है उससे भी पूछा जा सकता है कि शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो शरीर में जो है ना 65% होता है, वही आपसे जब पूछा जाएगा तो शरीर है या पृथ्वी है। पृथ्वी में मात्र 40%, 40.71 है, और शरीर में क्या है 65% ऑक्सीजन होता है। दूसरे नंबर पर कार्बन होता है। तो इसको भी ध्यान रखने के लिए आप एक ट्रिक बना लीजिए, 2 3 4 करके एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, ओ लिखा है, सी लिखा हुआ है, उसके बाद एच लिखा हुआ है। OCH को याद रखिए, OCH 2 3 बार बोल लीजिए, इससे ध्यान रहेगा कि वो पहले आता है, सी आता है, फिर एच आता है। 3 3 करके याद करके रखेंगे तो ध्यान में रहेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो 65% है, कार्बन का मात्रा 18% है, हाइड्रोजन का मात्रा 10% है, नाइट्रोजन का मात्रा है, कैल्शियम का मात्रा है। मतलब ये शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं। मतलब हमारे शरीर किससे बने हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों से बने हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्लोरीन भी है, मैग्नीशियम भी है, लोहा भी है, ये सारी चीज़ें हैं, पोटेशियम है, सल्फर है और आपका फास्फोरस है। ये सारे चीज़ें हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं सूक्ष्म मात्रा में। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सूक्ष्म मात्रा में होता है, तो जो कम है वो सूक्ष्म मात्रा में होता है, जो ज़्यादा है वो बृहत मात्रा में होता है। इस बातों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने बता ही दिया है उदाहरण धातु अधातु के कि कौन से धातु है कौन से अधातु है। अब ये सारे चीज़ हमको जानना उतना ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी चीज़ को हम पढ़ें। जो चीज़ आपके लिए मेन है उसी चीज़ को पढ़ करके आपको कंठस्थ पहले कर लेना चाहिए, तब आगे आपको देखना चाहिए। अब यौगिक के बारे में हम जान जाते हैं, तत्व किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको थोड़ा सा डिफिनीशन पर भी गौर कर लेना चाहिए कि तत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित, मतलब कुल मिला के देखा जाए कि तत्व को दो वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते। मतलब तत्व वे पदार्थ है जिसको हम 2 भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, तत्व उसे कहते हैं। और यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं, यौगिक भी वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों में निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। मतलब यौगिक जो है ना 2 या तो 2 हो या 2 से अधिक हो, मिलने से बनता है। जैसे कहने का मतलब है कि जल बना हुआ है, तो जल एक यौगिक है, जल को लिखते हैं H2O। जल क्या है, H2O एक यौगिक है। और जल यौगिक है तो जल किन किन पदार्थों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो इसमें जो मिला हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है, तो द्रव्यमान की बात करें तो 1:8 में इसका द्रव्यमान है। इस तरह से ध्यान रखना है कि 1:1 में बना हुआ है। एक आपका हाइड्रोजन है तो 8 क्या है, ऑक्सीजन है। इस तरह से ध्यान रखना है। हालांकि इसका जो परमाणविक अनुपात होता है 2:1 होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पूछ दिया जाएगा जल का परमाणविक अनुपात क्या है, तो 2:1, लेकिन द्रव्यमान का जो अनुपात होगा ये आपका 1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से सर्वथा ये भिन्न है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण है वो जल के गुण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यौगिक वही पदार्थ है जो 2 तत्व से बनकर के एक अलग पदार्थ बना दे। मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर का मतलब है किसी भी अनुपात में मिल जाता है तो वो मिक्सचर हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 2 ही तत्व जब किसी भी अनुपात में उसका कोई निश्चित रेशियो ना हो तो उसको हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण में जैसे वायु हो गया, वायु एक मिश्रण है,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से वायु बन रहे हैं। क्या क्या चीज़ मिल रहा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इस सब को मिलने से वायु बन रहा है। इसीलिए इसका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या करें, वायु को क्या करें, मिश्रण। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन मिश्रण है, कौन तत्व है, कौन यौगिक है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। समुद्री लवणों का जल एक मिश्रण है। समुद्र में जो लवण है वो एक जलीय मिश्रण है जिसमें सोडियम मिला रहता है। जिसमें क्या मिला रहता है? सोडियम क्लोराइड मिले रहते हैं। तो समुद्री लवण याद रखिएगा, जिसमें भी लवण नमकीन है उसमें सोडियम जरूर मिला रहेगा, तो सोडियम क्लोराइड मिले हुए रहते हैं। तो पूछा जाता है कि समुद्र के जल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सोडियम पाया जाता है। तत्व को पूछेगा तो सोडियम पाया जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड है, इसको बात ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब सोडियम और क्लोरीन दोनों ही तत्व इसमें विद्यमान है। पीतल एक मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पूछा जाता है कि तांबे और जस्ता के मिलने से क्या बनता है, तो पीतल बनता है। ठीक है, इसको ब्रास कहते हैं अंग्रेजी में। मिश्रण के प्रकार, अब मिश्रण के प्रकार से भी पूछे गए हैं सवाल। मिश्रण के प्रकार में आपको ध्यान रखना है कि मिश्रण समांग होता है, असमांग होता है। ठीक है, ये समांग और असमांग का मतलब विषमांग भी कहा जाता है, कभी कभी इसको विषमांग। ठीक है, तो समांग मिश्रण में आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्ण रूप से घुल जाता है उसको समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी पानी, चीनी और पानी को मिलाया जाए तो आपके उसके कण दिखाई नहीं देंगे पानी में, चीनी का कण आपको पानी में दिखाई नहीं देगा, तो इसे हम कहते हैं समांग मिश्रण। लेकिन जिसका कण दिखाई दे देगा उसको हम क्या कहेंगे, असमांग या विषमांग मिश्रण। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लोहा में गंधक मिलाना, ठीक है, या बालू में नमक मिलाना, नमक बालू का मिश्रण। इस तरह से ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमको दिखाई जिसके कण दे देते हैं वो असमांग मिश्रण होता है, और जिसके कण हमको दिखाई नहीं देते हैं वो क्या होते हैं, समांग मिश्रण होते हैं। पदार्थ के अवयवी गुण की बात कर लेते हैं। पदार्थ के अवयवी गुण, पदार्थ में अणु और परमाणु होता है। पदार्थ किसके बने होते हैं, अणुओं और परमाणुओं। अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है, तो अणु वे यौगिक है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि पदार्थ का वो छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो उसका नाम अणु है। ये पूछा जाता है कि पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो अणु है। लेकिन पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कौन है, परमाणु। सीधे पूछ देगा पदार्थ का सूक्ष्मतम छोटा कण, सबसे छोटा कण कौन है, तो परमाणु। लेकिन पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ऐसे खाली स्वतंत्र बढ़ा दिया तो आपका आंसर अणु हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा कण परमाणु होता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला अणु होता है। कौन होता है, अणु। अणु जो होता है वो एक प्रकार का यौगिक है जो दो, जैसे हाइड्रोजन लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस के लिए हम H2 लिखते हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। हम हाइड्रोजन गैस को इधर उधर ले जा सकते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोजन गैस एक स्वतंत्र अवस्था में है, जहां मर्जी हम वहां इधर से उधर कर लेते हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ का वह छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अणु। लेकिन जो परमाणु होता है छोटा कण होता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में वो नहीं पाया जाता है, उसको अगर हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, किसी चीज से अभिक्रिया कर लेगा, ये चीज बोला है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जल का जो आणविक भार होता है वो 18 होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसी तरीके से NaCl का जो आणविक भार होता है 58.5 होता है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है अणुओं के बीच लगने वाले जो बल है, एक अणु और दूसरे अणु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल। ठीक है, इसी को हम अंतराण्विक आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है, दो अणु एक दूसरे के बीच लगाते हैं तो अंतराण्विक। तो किस पदार्थ का अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा होगा, तो ठोस होंगे उसमें सबसे ज्यादा होगा, ठोस होंगे उसमें सबसे ज्यादा होगा, द्रव होगा उसमें कम होगा, फिर गैस होगा उसमें सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा अगर अंतराण्विक बल है तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो ये पूछा जाएगा सजाने के लिए कि भाई अंतराण्विक बल के हिसाब से सजाइए पदार्थ को, तो ध्यान में रखिएगा कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। इसीलिए इससे ध्यान में रखने के बाद आपका गलती नहीं होगा, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि अंतराण्विक आकर्षण बल के बाद आपको अणु के दो प्रकार होते हैं। अणु के जो होते हैं ना, दो प्रकार होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन है ये जान लीजिए। ये जैसे कहने का मतलब है कि तत्व अणु एवं यौगिक अणु, एक तत्व अणु होता है और एक यौगिक अणु होता है। कहने का मतलब कि अगर एक ही तत्व से बना है तो तत्व अणु कहलाएगा। जैसे H2 बना है, एक ही तत्व है, दो गो हाइड्रोजन इसमें मिला हुआ है, H+H। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तत्व अणु। और एक जो होता है CH4 लिख दिया, तो ये CH4 जो है
आपको क्या है CH4 जब आप लिख रहे हो CH4, तो इसमें क्या है C भी है और H भी है, तो इसको हम यौगिक अणु के नाम से जानते हैं। तो ये भी अणु है, ये भी अणु है, बशर्ते ये यौगिक अणु है, ये तत्व अणु है। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अब परमाणु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो होता है, मैं अभी बताया हूँ कि परमाणु जो है ना सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यहाँ लिखा हुआ है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो यही क्वालिटी से पूछ दिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, या परमाणु है स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहने वाला। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। परमाणु किसे कहते हैं? तो उस तत्व पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की चर्चा किया था, तो परमाणु का सिद्धांत देने वाला प्रथम व्यक्ति डाल्टन है। याद रखिएगा, एक डार्विन होता है, डार्विन और डाल्टन में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में डार्विन और डाल्टन दे दिए जाते हैं, तो उस समय याद नहीं आता है कि डार्विन था या डाल्टन था। तो डाल्टन जो था वो केमिस्ट्री बताने वाला व्यक्ति था, लेकिन डार्विन जो था वो बायोलॉजी बताने वाला व्यक्ति था। इसलिए ध्यान में रखेंगे कि डार्विन जो है ना बायोलॉजी में आता है और डाल्टन किस में आता है? केमिस्ट्री में आता है। अब हम आपको बता दें कि डाल्टन और डाल्टन जो सिद्धांत दिया था, वो परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले डाल्टन ने ही दिया था, लेकिन डाल्टन ने जो दिया था वो डाल्टन के सिद्धांत कुछ गलती हो गए थे, क्योंकि उसने बोल दिया था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को हम खंडित नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल करके कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु को भी छोटा कण है और उसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, और उसके बाद है न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन। तो इस तरह से तीन कणों से किसी वैज्ञानिक ने बताया, तो कहा कि भाई परमाणु स्वाभाविक है कि करके भी दिखा दिया, आगे चल करके करके भी दिखाया गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो डाल्टन का सिद्धांत था वो फ्लॉप मार गया। क्या मार गया? फ्लॉप। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। हालांकि सबसे पहले अगर सिद्धांत के बारे में बोलता है कि किसने दिया है, तो डाल्टन ने दिया है। और यहाँ पे वही बात यहाँ लिखे गए हैं, इन बातों को आपको समझ लेना था, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब उसके उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के सभी परमाणु समान रूप से सदृश्य है और कार्बन के सभी परमाणु समान रूप से सदृश्य होते हैं, किंतु हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न है। तो ये वो अपना सिद्धांत दिए हुआ है जो बताया था, लेकिन वो उनके सिद्धांत में कुछ गलतियां निकल गई। अब हम बात करते हैं मिश्रणों का पृथक्करण। मिश्रण के पृथक्करण से भी सवाल आए हुए हैं और पूछे जाते हैं। तो मिश्रण के जो पृथक्करण है वो कैसे करते हैं? तो कई विधियां हैं पृथक्करण करने का। एक है क्रिस्टलन होता है। क्रिस्टलन क्या होता है कि इसमें ठोस पदार्थ, जो ठोस है, ठोस को क्या किया जाता है? पिघला दिया जाता है, और पिघलाने के बाद लास्ट में हम उसमें अशुद्धि रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं? ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसको छान लेते हैं, और छान करके लास्ट में वो ठंडा होकर खुद अलग हो जाता है दोनों। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं क्रिस्टलन। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन। एक होता है आसवन। आसवन में क्या होता है कि आसवन विधि द्वारा मेन रूप से द्रव से द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है। द्रव से द्रव, अर्थात कहने का मतलब है कि कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनके क्वथनांक कम होते हैं और कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनके क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या है कि दोनों का क्वथनांक अलग अलग होने के कारण हम कौन विधि से अलग करेंगे? आसवन विधि से। तो पूछा जाता है कि दो मिश्रणीय द्रव को अलग करने के लिए कौन से विधि का उपयोग करेगा जिसमें क्वथनांकों का अंतर बड़ा है, क्वथनांक का अंतर ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं आसवन विधि से। किस विधि से? आसवन। यहाँ पे लिखा है कि भाई क्वथनांकों का अंतर अधिक हो, लिखा है ना, क्वथनांक का अंतर अधिक होगा तो कौन सा विधि लगाएंगे? आसवन। लेकिन एक है उदरपातन। उदरपातन क्या होता है? उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीधा ठोस गैस बन जाता है और सीधा गैस ठोस बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदरपातन। बीच में द्रव नहीं बनता है। ऐसे हम पता है ना कि पदार्थ कैसे पहले द्रव अवस्था में आएगा फिर गैस अवस्था में आएगा, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? उदरपातन। तो उदरपातन प्रक्रिया जो है ये किस में होता है? उदरपातित पदार्थों में होता है, और उदरपातित पदार्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए आप इसको टिक जरूर लगा लीजिएगा। कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया क्लोराइड है, और एंथ्रासीन होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। तो इन पदार्थों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि उस समय पूछा जाएगा कि निम्न में कौन उदरपातित पदार्थ हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपको उदाहरण याद नहीं है तो आप गलती करके आ सकते हैं।
ये सारे चीज़ क्या है, उदरपातित है। अर्थात कहने का मतलब है कि डायरेक्ट अगर हम इसको जलाएं तो सीधे ठोस से सीधे गैस बनता है, द्रव नहीं बनता है कभी, ऐसा इसलिए। अब एक आता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा भी पदार्थों को अलग किया जाता है, मतलब मिश्रणों को अलग किया जाता है। अभी हम एक आसवन बताए हैं, आसवन और प्रभाजी आसवन में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आसवन है और प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, ये दोनों में क्या डिफरेंसेज है? तो डिफरेंसेज यही है कि वहाँ पे हमने पढ़ा है क्वथनांक अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वथनांक जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्वथनांक कम होना चाहिए। मतलब दो द्रव ऐसे मिल गए जिनके क्वथनांक, सपोज दैट मान लीजिए कि एगो का क्वथनांक 10 है, एगो का क्वथनांक 12 है, ज़्यादा नहीं ना अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। अब ज़्यादा का अंतर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे द्रव को हमको अगर अलग करना है एक दूसरे से, तो उस समय आपको प्रभाजी आसवन विधि लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एगो का 10 है, एगो का 50 है, तो अंतर बड़ा हो गया। बड़ा अंतर के लिए सीधे आसवन, छोटा अंतर के लिए आपको प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। अब ये प्रभाजी आसवन में किसको किसको अलग करते हैं, तो कुछ उदाहरण आपको ध्यान में रखना है कि डीजल को अगर पेट्रोल डीजल को अगर आपको शुद्ध करना है तो कौन से प्रक्रिया के द्वारा आप करेंगे? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, इन सभी चीज़ों को अगर आपको शुद्ध करना है तो उसके लिए आपको प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करना होगा। तो या आपसे पूछा जाता है कि पेट्रोलियम को शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है, तो प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, आसवन नहीं, सीधे आसवन। अगर उस समय ऑप्शन में आसवन और प्रभाजी आसवन दोनों रहेंगे, आसवन नहीं लगाना है, क्या लगाना है? प्रभाजी आसवन। अब हम आपको बता दें तो ये आपको उदाहरण के लिए आपको ध्यान रखना है। बोला है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा जलीय वायु से विभिन्न गैस भी इसी विधि से अलग किया जाता है। तो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जलीय जो वायु है उससे जल से जो है ना वायु को अलग करना है तो प्रभाजी आसवन का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब है वर्ण लेखन से भी हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई स्याही को अगर हमको अलग करना है, स्याही से रंग को अलग करना है, तो उस समय हम कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? तो ये वर्ण लेखन से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा होता है। स्याही क्या कहते हैं, मिश्रण से घटकों के अधिशेषण क्षमता किसी यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, नहीं दिए हैं, उदाहरण नहीं दिया है, रंगों को अलग करने के लिए करते हैं स्याही से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। भाप आसवन एक होता है, भाप के जरिए होता है। किसके जरिए? भाप आसवन विधि के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में घुलनशील परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील हो जाता है। मतलब जो वाष्प के साथ वाष्पशील हो जाएगा तो उसको हम कौन सा भाप, क्या नाम है इसका? भाप आसवन, ठीक है। जो जैसे कहते हैं जल में भी घुल जाता है और भाप में वाष्प बन जाता है, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ का प्रयोग करना है? भाप आसवन जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील मतलब जल में नहीं घुलता हो। जल में घुल जाएगा तो वो अति क्या हो जाएगा? प्रभाजी आसवन हो जाएगा, उसके क्वथनांक के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। लेकिन जल में नहीं घुलता हो लेकिन वाष्प में वाष्प बन जाता हो, ठीक है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये मिश्रण आपका खत्म हो गया है, मिश्रण को समझ गए होंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप फिर से पुनः एक बार इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ को बार बार मतलब कलर कर लीजिएगा। हो सकता है तो बुक होगा तो बुक में टिक लगा लीजिएगा। बुक में टिक लगाने के बाद जो है ना, जब एग्जाम होगा तो उस समय रिवाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि हम टेस्ट लेंगे तो बार बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं मोल संकल्पना। अब परमाणु द्रव्यमान और इकाई संकल्पना के बारे में कुछ पूछा जाता है। इसमें बोला जाता है कि भाई परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं या परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? तो कार्बन परमाणु के 12वें भाग जो भी होता है, कार्बन परमाणु के जो द्रव्यमान होता है उसके 12वें भाग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। 12वें भाग अगर कर देते हैं तो उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब इसमें दे रखा है, इसमें इतना चीज़ों को तो आपको हर हाल में याद कर लेना चाहिए। ये चीज़ आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। क्या चीज़ आएंगे? तो आएंगे आपके ये वाला संकेत, आएंगे आपके ये वाला आपका परमाणु संख्या और ये वाला द्रव्यमान। ज़्यादातर द्रव्यमान आपको याद रहना चाहिए क्योंकि द्रव्यमान से पूछे जाते हैं प्रश्न। ये जितने भी तत्व दिए गए हैं इसको बार बार आपको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 नंबर पर हाइड्रोजन है, 2 नंबर पर हीलियम है, 3 नंबर पर लिथियम है, 4 नंबर पर बेरिलियम है, 5 नंबर पर बोरोन है, 6 नंबर पर कार्बन है, 7 नंबर पर नाइट्रोजन है और 8 नंबर पर ऑक्सीजन है और 9 नंबर पर आपका जो है फ्लोरीन है, फिर नियोन है, फिर सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है। इस तरह से आपको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद कर लेना चाहिए। परमाणु संख्या याद रहेगा तो आपको परमाणु द्रव्यमान याद करने में थोड़ा सा दुगुना है, कहीं कहीं पे अलग हो गया है, उस चीज़ों को ध्यान में रखना है।
इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। याद कर लीजिए, सबका संकेत भी याद होना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में ये ना दे करके आपके संकेत दिए जाएंगे, तो उस समय संकेत दिए जाएंगे तो आपसे हल नहीं होगा। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अब हम आपको बताएंगे मोल। मोल क्या होता है? तो मोल जो होता है, मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन के निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। पदार्थ का परमाणु संख्या, अणु संख्या और आयन संख्या अगर व्यक्त करना है तो ये किसका प्रयोग करेंगे? मोल का प्रयोग करते हैं। कौन संख्या? परमाणु संख्या, अणु संख्या और आयन संख्या। इन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए आपको मोल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए पदार्थों का मात्रक क्या बन जाता है? मोल। पदार्थों का मात्रक क्या बन जाता है? मोल। ये मतलब ये इसकी संख्या क्या है? तो इसकी संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। ठीक है। मोल संख्या क्या है? तो मोल संख्या आपको 6.22 गुने 10⁻23 अर्थात 10 के पावर 23 होता है। ये मोल संख्या होता है। इसी मोल संख्या को हम एवोगाड्रो की संख्या के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि मोल संख्या कितना है, तो आपका आंसर यही होगा। एवोगाड्रो की संख्या कितना है, तो आंसर यही होगा। अब एवोगाड्रो की संख्या के बारे में कुछ बताया है कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु, मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु में कितने मोल होंगे, तो इतना मोल होगा। मतलब किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में मोलों की संख्या क्या होगी, ये होगा। उसे ही हम एवोगाड्रो की संख्या कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि भाई कोई भी परमाणु है और उसके अगर 1 ग्राम है परमाणु, अगर 1 ग्राम तत्व है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो यही होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसी को हम एवोगाड्रो की संख्या से करते हैं और कभी कभी हम इसको एन से भी सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल एन से सूचित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम परमाणु संरचना की बात करें तो परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा। जॉन डाल्टन का सिद्धांत अभी बताए हैं कि जॉन डाल्टन के सिद्धांत सबसे पहले दिया है परमाणु मॉडल के लेकर के। इसने बोला कि भाई अविभाज्य है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, लगभग 19वीं शताब्दी तक यह माना जा रहा था कि बात सही है, डाल्टन जो कह रहा है वही सही है। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है। और 19वीं जब आखिरी दशक बचा था तो उसमें बता दिया कि नहीं, परमाणु तो विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है। ठीक है, इस तरह से उनका जो है मानना थोड़ा सा गलत हो गया और परमाणु को विभाजित करके क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सवाल ये उठ गया कि भाई जब परमाणु विभाज्य है, मतलब परमाणु कण नहीं है, तो परमाणु के अंदर भी कण होगा। ये चीज सवाल उठ गया। तो कौन कौन कण है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए ठीक है, आपने नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फिर बताइए कि ये है कैसे है, उसके अंदर कैसे कैसे बैठा हुआ है, ये चीज का सवाल उठ गया। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो है ना, परमाणु के किसी तत्व का छोटा छोटा कण तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लगभग में भाग ले सकता है। छोटका छोटका जो कण है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मतलब जो भी छोटा कण है वो किसी भी क्या है, अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में। तो परमाणु के बारे में ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं। अणु के बारे में भी बता दिए हैं कि छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये ऑलरेडी पहले बताया चुके। अब परमाणु के जो भाग किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता का नाम आपको याद रखना है, जे टॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम याद रखना है, गोल्डस्टीन। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम याद रखना है, चैडविक। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। टॉमसन, जे टॉमसन ने किसका खोज किया, और उसके बाद है प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है, और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है, चैडविक ने किया है, 1932 में किया है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। मतलब ये सारी चीजें हैं। अब रदरफोर्ड आया और रदरफोर्ड कहा, इसने परमाणु मॉडल तैयार कर दिया। मतलब परमाणु में न्यूक्लियर की खोज किसने किया है, न्यूक्लियर होता है परमाणु में जो है ना, नाभिक होता है, और इस नाभिक का खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया। तो पूछा जाता है कि परमाणु में नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का खोज किया किसने किया, जे टॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो प्रोटॉन का खोज चैडविक किया है। तो नहीं, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है, और चैडविक किया है न्यूट्रॉन का खोज। किसने किया है, चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया। चलिए ये हो गया। रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया, इस बात को ध्यान में कर लें। उसने बताया था कि नाभिक में इसके अनुसार जो है ना, महत्वपूर्ण आंतरिक संबंधित आश्चर्यजनक तथ्य पता लगाया, और रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग को रदरफोर्ड का परिकीर्णन सिद्धांत के नाम से या प्रयोग के नाम से जानते हैं। अब हम टॉमसन द्वारा प्राप्त
रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है कि रदरफोर्ड कैसे कैसे नाभिकीय सिद्धांत को बताया है। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन किससे घिरा रहता है? इलेक्ट्रॉन का, मतलब चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन है और बीच में क्या है? प्रोटॉन है। इसने ऐसा बोला था, ठीक है। परमाणु के अंदर में अधिकांश भाग खाली है, ठीक है। परमाणु के अंदर पूरा भाग इलेक्ट्रॉन से नहीं भरा हुआ है, बल्कि बीच में तो प्रोटॉन है, लेकिन साथ में जो आपको ध्यान रखना है कि साथ में आपको इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से है, लेकिन पूरा भाग भरा हुआ नहीं है। ऐसा उसने बताया था अपने प्रयोग में। परमाणु बोला है, परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। मतलब परमाणु जो बीच में आकार है, वो परमाणु बीच में है, वो परमाणु की तुलना में छोटा होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये चीज़ उसने बोला। तो उसने अपनी जो जो क्रियाएं कहा है, ये से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखिए कि रदरफोर्ड ने क्या किया है? नाभिक का खोज किया है, और उसने बोला कि परमाणु के बीच में जो होगा वही नाभिक होगा, जो परमाणु से छोटा होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, परमाणु के अस्थायित्व व्यवस्था के लिए रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि परमाणु सौर मंडल की तरह होता है। परमाणु किस मंडल की तरह है? सौर मंडल। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। ये सौर मंडल है तो इसका मतलब क्या है? कोई एगो बीच में है और चारों तरफ से कोई चक्कर लगाने वाला है। यही चीज इसीलिए इसने सौर मंडल की, और इसका मतलब चक्कर काट रहा है, इसका मतलब कक्षा है बीच में, तब तो चक्कर काट रहे हैं ना। जैसे जैसे सूर्य के चारों तरफ क्या है? पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी अपने कक्षा में ना लगाएगा कि दूसरे के कक्षा में चला जाएगा। तो इस तरह से बोला, अपने अपने कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इस बात को ध्यान में आपको रखना है कि रदरफोर्ड ने ऐसा मतलब उसने बताया। रदरफोर्ड के परमाणु स्वरूप में दोष, कुछ गलतियाँ उसने बता दिया। गलतियाँ को ध्यान में रखिएगा, हालांकि गलती से पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ गलतियाँ उसने बताया है। परमाणु मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि इसके अस्थायित्व से संबंधित है। उसने बोल दिया कि भाई अस्थायित्व की बात बता दिया कि भाई अस्थायी होता है, तो अस्थायित्व बात वो गलत बोल दिया, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह नहीं स्पष्ट किया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब उसने सीधे बोला कि चक्कर लगाते हैं, लेकिन कक्षा के बारे में, वो निश्चित कक्षा के बारे में नहीं बोला कि भाई किस कक्षा में लगाएंगे, एक कक्षा में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, किस में लगाएंगे, ये चीज़ नहीं बोल पाए थे। इसीलिए यहाँ पे उनका त्रुटि माना जाता है। उसके बाद बोला उन्होंने, तत्व के परमाणु से प्राप्त वर्णपट के स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि परमाणु से उत्सर्जन होने वाले विकिरण असतत होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु वर्णपट की स्पष्ट रेखाओं के निर्माण की व्याख्या करना संभव नहीं है। मतलब वर्णपट के जो रेखा जो खींचते हैं, वो रेखा के बारे में तो बता दिया, लेकिन वो रेखा को स्पष्ट रूप से खींच करके नहीं बताया, इसीलिए यहाँ पे गलती हो गया। अब हम प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं कि प्लैंक क्वांटम सिद्धांत क्या है। 1904 में ये प्लैंक नाम का व्यक्ति दिया था, इसलिए प्लैंक क्वांटम सिद्धांत इसको 1901 में दिया था। प्लैंक ने तप्त काली वस्तुओं से उत्सर्जित विभिन्न कंपन वृत्तियों वाली प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता। मतलब उसने बोला कि भाई कोई भी वस्तु से हमेशा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। प्लैंक के हिसाब से कोई भी वस्तु से हमेशा ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं होता है, ये प्लैंक ने बताया था। और इन छोटे समवेष्टों को क्वांटम कहते हैं, और कहा कि बल्कि असतत रूप से छोटा समवेष्ट में होता रहता है, मतलब थोड़ी समय के लिए होता है, और इस समय में जो भी होता है उसको हम क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम। तो क्वांटम क्या है, ये उसने जो सिद्धांत दिया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऊर्जा का अवशोषण पूछा जाएगा कि क्वांटम के हिसाब से ऊर्जा का अवशोषण होता रहता है हमेशा, ठीक है, एक निश्चित समय तक होता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, यही पूछा जाएगा। उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल है। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि भाई उसने बताया कि रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो बोर के परमाणु सिद्धांत में किसका सहारा लिया गया है, ये पूछा जाएगा कि मैक्स प्लांक का सहारा लिया गया किसकी त्रुटि को दूर करने के लिए? तो रदरफोर्ड के त्रुटियों को दूर करने के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में भ्रमण नहीं करते, बल्कि ये कुछ चुनी हुई अनुमेय
कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बोर ने बताया कि चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाते एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ किसी भी तरफ से चल दिए, ऐसा नहीं कि इधर चल दिए इधर चल दिए, ऐसा नहीं होता है कि परमाणु चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक कक्षा इसका एक निश्चित है, उस कक्षाओं में लगा रहे हैं। जब कई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है? ऊर्जा। तो ये ऊर्जा ह्रास से पूछा गया है एग्जाम में, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कक्षा में चक्कर लगाते वक्त ऊर्जा का ह्रास होगा या ऊर्जा का उत्पन्न होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जिस समय चक्कर लगाता है उस समय क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ये बोर का मॉडल है, बोर ने ऐसा बताया है। कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के लिए निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा पर कूदता है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कुछ अवशोषण कर लेता है, ऊर्जा को अवशोषण करके क्या हो जाता है? एक कक्षा से दूसरे कक्षा, मतलब दूर भागेगा तो क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि एक कक्षा से दूसरे कक्षा में वो चला जाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि परमाणु में मैं बता दूं कि परमाणु है और परमाणु की एक कक्षा है, फिर दूसरी कक्षा है, फिर इसकी अगली कक्षा है, इस तरह की कक्षा है। इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आना चाहता है तो क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा और इस कक्षा में आ जाएगा। फिर इस कक्षा में आना है तो वो क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा और इस कक्षा में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जितना दूर होगा ऊर्जा उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। अवशोषित करने का क्या मतलब? लेते हुए चला गया तो इसका मतलब जितना दूर जाएगा वो उसकी ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा, और जितना नजदीक रहेगा उसका ऊर्जा उतना ही कम रहेगा। तो पूछा जाता है कि भाई परमाणु के कक्षा KLMN है, बताइए किसमें ऊर्जा ज्यादा है? चला तो समझ में आ गया कि भाई जब कक्षा हम काउंट करते हैं KLMNO करते हैं तो ऐसी कक्षा में सबसे दूर O होगा और सबसे नजदीक कौन होगा? K होगा। तो K में सबसे कम ऊर्जा होंगे और O में सबसे अधिक ऊर्जा होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण करते करते आगे बढ़ते हुए वो जाता है तो ऊर्जा ज़्यादा कंजर्व कर लिए हुए रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इतना बात आपको ध्यान रहेगा तो हमेशा अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो छूटेंगे नहीं। ये सब कंसेप्ट बेस पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 आने की संभावना बने रहते हैं क्योंकि सिद्धांतों से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये क्रियाएं जो है ना, ये क्रियाएं जिनके लिए कोणीय संवेग होता है, मतलब कोणीय संवेग कितना होता है ये पूछा जाता है तो h/2 पाई होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम परमाणु संख्या की बात करते हैं। परमाणु संख्या क्या होगा? एक चीज और है, बोर मॉडल में नहीं दिया है, शायद वो अपवाह सिद्धांत में दिया है, यहाँ पे नहीं है, उतना ही। अब परमाणु संख्या क्या होता है? तो परमाणु संख्या जो होता है किसी तत्व में परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेश या उपस्थित प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा वही परमाणु संख्या होगा। ठीक है, जितना धन आवेश होगा नहीं तो परमाणु संख्या होंगे। तो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि परमाणु संख्या किसके बराबर हो सकते हैं? तो उपस्थित धन आवेश के बराबर हो सकते हैं, उपस्थित प्रोटॉन के बराबर हो सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों सही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उस समय आपको अगर खाली प्रोटॉन पढ़ के जाइएगा तो प्रोटॉन वाला लगा लीजिएगा और परमाणु आवेश धन आवेश छोड़ दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। उपस्थित ऋण आवेश भी होता है ऑप्शन में, तो ऋण आवेश वाला नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा अगर ऋण आवेश रहेगा तो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि परमाणु का जो परमाणु संख्या है वो धन आवेश और प्रोटॉन के बराबर होते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि परमाणु संख्या बराबर है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या को हम किससे सूचित करते हैं? बड़ा जेड से सूचित करते हैं। इसीलिए हम बड़े जेड बराबर लिखते हैं P बराबर E। P प्रोटॉन हो गया, E इलेक्ट्रॉन हो गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख दिया है, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन में बोला है कि हाइड्रोजन में नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, अतः हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है, इसमें एक ही होती है। कार्बन में परमाणु नाभिक जो है ना, प्रोटॉन की संख्या 6 है, इसलिए कार्बन में परमाणु संख्या कितने? 6। जितने प्रोटॉन है उतने ही संख्या, हाँ परमाणु संख्या, ये चीज बोला है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो सर द्रव्यमान संख्या जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ करके द्रव्यमान संख्या होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। इस बात को ध्यान में रखिए कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन को जोड़ करके और प्रोटॉन को जोड़कर। अगर न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या मालूम है, आपसे द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, ए बराबर पूछ रहा है, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए। या आपको द्रव्यमान संख्या मालूम है, न्यूट्रॉन मालूम है, तो प्रोटॉन आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आए हुए हैं
और यहाँ पे लिखा भी है द्रव्यमान संख्या इसको कहते हैं, इसको परमाणु संख्या कहते हैं। एक है बोर-ब्यूरी योजना। बोर-ब्यूरी योजना के तहत जो है ना क्या क्या बताया गया है, तो इसने बताया है कि किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकता है। ये इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बोर के हिसाब से अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं कोई भी कक्षा में, तो 2n²। कितने रह सकते हैं 2n²। ठीक है, अगर n का मान 1 है तो कितना हो जाएगा 2, n का मान 2 है तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 2, तो कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे हम काउंट कर लेते हैं। अब बोला है कि किसी परमाणु की सबसे बड़ी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बाहरी कक्षा जो होगा, जैसे कहने का मतलब कक्षा ये हो गया कक्षा, तो बाहरी कक्षा हो गया, बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ये चीज़ बोला है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के पहले वाली कक्षा, अब एगो बाहर का सेल है और उसके पहले ये हो गया, तो पहले वाले में 18 से अधिक नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, तो पूछने में ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बाहरी पूछ रहा है या बाहरी से भी एगो पहले पूछ रहा है। तो बाहरी से एगो पहले पूछेगा तो कितना हो जाएगा 18, और सबसे बाहरी पूछेगा तो 8। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें किसी भी परमाणु के लिए। किसी भी परमाणु के बाह्यतम, अब इसको आपको जानना जरूरी नहीं है, आप इसको ध्यान रखें। सेल अब यहाँ पे दिया है, सेल किसको कह रहे हैं, तो सेल में जो है ना ऊर्जा का स्तर होता है। क्या होता है, ऊर्जा के स्तर को हम सेल कहते हैं। जैसे K-L-M-N, ये सब क्या है, ये सेल है। ये सब क्या है, सेल है। सेल को हम कक्षा कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कक्षा क्या क्या है, K है, L है, M है, और इस तरह से बढ़ते हुए जाता है। अब देखिए उसके बाद सेल जो है ना n बराबर 2 रखने पर L जो मतलब n बराबर 2 कब रखा जाता है, जब कक्षा L होता है। n बराबर 1 कब रखा जाता है, जब कक्षा K होता है। इस तरह से ये समझाया है। इस बात को आपको समझ के रखना है कि भाई K से हम काउंट करते हैं। किससे काउंट करते हैं, K से। K 1 पर हो गया, 2 पर कौन होगा L, 3 पर, इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हम बता दें कि भाई जो इसका जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा जान लेना जरूरी है। ये सब जानना उतना जरूरी नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि सोडियम में 11 परमाणु हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो गया, 2 8 1 हो गया। इसको हम इस तरह से करते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये आप पढ़े होंगे क्या कहते हैं मैट्रिक में, तो उस समय आपको पता होगा। तो इसीलिए कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जानना जरूरी है और निकाल लेना भी जरूरी है, ताकि उस समय पूछे जाएंगे कि कितने जो है बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और आंतरिक सेल में, तो इसी से आपको पता चलता है। बाहरी सेल में 1 है, बाहरी सेल में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, इससे पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सेल के आधार पर हम इसको 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है और एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर में 2 हो गया, तो इसके बाद जो बचा वो कोर इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने अभी बताया कि 2 8 होता है, कितना होता है 2 होता है, 8 होता है, 1 होता है। तो ये जो 2 8 और 2 जो है ना, कितना इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सोडियम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोडियम में कितने कोर इलेक्ट्रॉन है, उस समय ऑप्शन 2 और 10 दोनों रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि कितने, हाँ इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इस तरह से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिखा दिया गया, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, संयोजी है, कोर है, संयोजी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक गुणों का संबंध, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, ये चीज बोला है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो हम बताएं 2 8 2 है, 2 8 1 है, तो इसका जितना ऊर्जा होगा इन दोनों से ज़्यादा होगा। हम बोल दिए हैं कि जो नज़दीक जितना रहेगा उसका ऊर्जा कम रहेगा, जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से कक्षा सबसे बाहरी कक्षा में कौन हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका कम होगा, इससे ज़्यादा इसका होगा, सबसे कम किसका 2 वाला का होगा। इस बात को ध्यान में
कर लीजिए। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, इस कंसेप्ट को आपको समझ लेना चाहिए। किसी भी तत्व के परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। मतलब कोई भी तत्व की अगर संयोजकता निकालना है तो बाहरी कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही निकलता है संयोजकता। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 2, 8, 1 है तो इसकी संयोजकता निकालना है तो इसकी संयोजकता 1 होगा। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है संयोजकता हम इसी प्रकार से निकालते हैं। अब इसके बाद है निम्नलिखित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा तो रासायनिक गुण भी समान होंगे, ये चीज़ बोला है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगा तो रासायनिक गुण भी भिन्न होंगे, ये चीज़ बोला है। इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व का वर्ग संख्या के बराबर होता है। मतलब जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे सब में अगर समान संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो उनके वर्ग भी समान होंगे, ये चीज़ बोला है। अब इसके महत्ता दिए गए हैं। महत्ता क्या है? तो इससे क्या हो जाता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया करना है किसी भी तत्व से तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। कौन लेगा? भाग। बाहरी कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। जैसा कि हम बोल दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जितनी संख्या रहेगा उसी के आधार पर उसकी संयोजकता होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दोहराया गया है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। अफबाऊ सिद्धांत को आप जाने होंगे। अफबाऊ सिद्धांत जो है ना, ये कक्षा के भरने का सिद्धांत है। तो पूछा जाता है कि कक्षा भरने का सिद्धांत कौन सा है? तो अफबाऊ सिद्धांत, ठीक है। एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत इसी को कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। जिस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ को बोला है कि n प्लस एल का मान न्यूनतम होता है इलेक्ट्रॉन के पहले उसमें प्रवेश करता है। मतलब जिसमें सबसे कम होता है सबसे पहले वहाँ प्रवेश करता है, फिर उससे ज़्यादा होता है उसमें प्रवेश करता है। इस तरह से प्रवेश करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस सिद्धांत को हम कौन सिद्धांत के नाम से जानते हैं? अफबाऊ सिद्धांत। यहाँ पे देखिए ऐसे अफबाऊ सिद्धांत ये दिया गया है। ये सिद्धांत कौन से सिद्धांतों को बताता है? अफबाऊ सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब ये क्वांटम संख्या के ऊपर आधारित है, ये चीज़ बोला है। तो यह ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे आपको इतना नहीं। ये इससे पूछा जाएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या याद रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या 1 से शुरू होता है। कभी कैसे शुरू हुआ? 1। कभी 0 नहीं होगा, कभी ऋणात्मक नहीं होगा मुख्य क्वांटम संख्या। एक होता है दिग्दंशी क्वांटम संख्या। दिग्दंशी क्वांटम संख्या 0 से शुरू होता है। 0 होता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूछा जाएगा कि कौन सी क्वांटम संख्या जो है आपको निगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है या 0 नहीं हो सकता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके संख्या जो है ना 0 नहीं हो सकते हैं, इसके संख्या 0 हो सकते हैं और इसके संख्या 0 माइनस और में भी हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ लिख के भी दिखा दिया है। इतना बात को आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। परमाणु इलेक्ट्रॉन का चक्रण के बताया है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? चक्रण को बताता है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताता है? तो चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न में हो सकता है। किस में हो सकता है? भिन्न में। तो कौन सी क्वांटम संख्या भिन्न में हो सकता है? तो चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत इसी क्वांटम संख्या पर आधारित है, ठीक है। इसने बताया था कि परमाणु में स्थापित इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं सभी के जो है ना क्वांटम संख्या क्या हो जाएंगे? समान नहीं होंगे। तो इस बात पर अब हम यहीं पे रहने दे रहे हैं, अगले दिन हम अब बताएंगे। इतना से आपका टेस्ट होगा अगले ही दिन बताने के बाद, ठीक है। आगे बताएंगे उसके बाद टेस्ट लेंगे।